हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। दिस इज़ सीए मुकेश सोनी। आई होप कि आप लॉकडाउन 4 में सब अच्छे से हो, अपना ख्याल रख रहे हो। यहाँ पे आज मैं आपके लिए लाया हूँ जो आरसीएम एप्लीकेबल था डायरेक्टर रेम्यूनरेशन पे, उसके ऊपर कुछ एडवांस रूलिंग दी गई है। और जैसे कि नोटिफिकेशन में अभी पॉइंट आया था तो उसके ऊपर कुछ कंट्रोवर्सीज भी हुई थी। तो यहाँ पे मैं बेसिकली एक तो आरसीएम ऑन डायरेक्टर रेम्यूनरेशन कवर करने वाला हूँ, और वहाँ पे एक एडवांस रूलिंग ली गई थी जिसमें एक एप्लीकेंट को डायरेक्टर रेम्यूनरेशन पे मिल रहा था और बाकी की भी चीज़ें मिल रही थी। तो उसने इसके लिए अप्लाई किया है कि मेरे को रजिस्ट्रेशन लेने के लिए क्या क्या चीज़ें टर्नओवर में इंक्लूड करनी है, वो लिमिट क्रॉस करने के लिए। सो अपन स्टार्ट करते हैं। ये जो कंट्रोवर्सी चालू हुई है सीरियल नंबर 6 जो नोटिफिकेशन नंबर 13/2017 था उसमें से चालू हुई। यहाँ पे क्या लिखा था कि सर्विसेज सप्लाइड बाय डायरेक्टर ऑफ द कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट टू द सेड कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इज लायबल to tax under reverse charge. The whole controversy of applicability of the GST on director remuneration is emerged due to aforesaid entry in notification number 13/2017. तो ये मेंशन करने के बाद ही ये सब कंट्रोवर्सी आया। अभी यहाँ पे क्या, बिफोर गोइंग अहेड क्लॉज 1 ऑफ द शेड्यूल 3 अटैच टू द CGST एक्ट 2017 स्टेट दैट द सर्विसेज बाय एम्प्लॉय to the employer in course of or in relation to his employer is neither a supply of goods nor supply of services. ओके, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट रूलिंग था, जो इन केस ऑफ अल्कॉन कंसल्टिंग इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के केस में था, वेयर इन इट हैज़ बीन हेल्ड दैट द रेम्यूनरेशन टू द डायरेक्टर्स पेड बाय द एप्लीकेंट आर नॉट कवर अंडर क्लॉज 1 ऑफ द शेड्यूल 3 ऑफ CGST एक्ट 2017. Director is not employee of the company. The consideration paid to the director in relation to the services provided by director and the recipient of the such services is a company as per clause 93 of section 2 of CGST Act. The supply of such services is a director, hence company is liable to pay GST under RCM. ये फर्स्ट एक रूलिंग था जिसके वजह से और कन्फ्यूज़न बढ़ गया। उसके बाद एक और सेकेंड रूलिंग आया जो क्ले क्राफ्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के केस में था। यहाँ पे विच हैज़ होल्ड द सिमिलर व्यू एज हेल्ड बाय द AIR इन केस ऑफ अल्कन कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पे क्या बोला गया, डायरेक्टर्स आर वर्किंग अपार्ट फ्रॉम द वर्किंग एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एट द डिफरेंट levels like procurement of material, production, quality check, dispatch, accounting, etc. They are working as an employee of the company. Salary is regularly paid to the director. TDS is also deducted under section 192. Provident fund and other benefit also same at par with other employee as per the company policy. Despite the above submission, AR has held that the director is not employee of the company and hence consideration paid to the director is covered under RCM under entry 6. अभी देखो ये दोनों राजस्थान और कर्नाटका दोनों का अगर हम लोग रूलिंग देखें तो यहाँ पे डिसीजन क्या आ रहा है कि डायरेक्टर इज़ नॉट एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। तो एक जो थर्ड रूलिंग है, थर्ड जो रूलिंग है यहाँ पे क्या हुआ कि मिस्टर अनिल कुमार अग्रवाल जी ने एप्लीकेशन दिया। उनका एप्लीकेशन एक्चुअली बेसिकली उनका जो रिक्वायरमेंट था यहाँ पे हम लोग डिस्कस करें तो उन्होंने एप्लीकेशन क्या दिया, उन्होंने कुछ मेंशन किए थे जैसे ये सब उनको सोर्सेज ऑफ इनकम थे, जैसे पार्टनर्स सैलरी फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म एंड सैलरी एज अ डायरेक्टर फ्रॉम प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद बाकी के जो आइटम है ये सब इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट मतलब आप देख सकते हैं इंटरेस्ट ऑन इनकम फ्रॉम फिक्स कैपिटल क्रेडिटेड टू द पार्टनर कैपिटल। फिर उसके बाद यहाँ पे है वेरिएबल कैपिटल क्रेडिटेड टू कैपिटल। यहाँ पे बाद में लोन गिवन, एडवांस गिवन, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन रिसीव ऑन डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट। उसके बाद यहाँ पे डिवेंचर है, फिर एक्यूमुलेटेड डिवेंचर है, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट, नेशनल सेविंग, PF। उसके बाद यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन NPS है, डिविडेंड है, रेंट, फिर बाद में रेंट फ्रॉम कमर्शियल प्रॉपर्टी, रेसिडेंट रेंट, उसके बाद कैपिटल गेन। ये 3 अलग आइटम है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि इस रूलिंग में इसको एक एक क्लॉज को डिस्कस किया गया है। तो ये 4 मई 2020 का रूलिंग था कर्नाटका अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग का। तो उन्होंने यहाँ पे बताया कि पार्टनर्स का जो सैलरी है और सैलरी फ्रॉम प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ पे कैसा है कंपनी का और जो
एप्लीकेंट है उसका जो भी डॉक्यूमेंट रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट रहेगा कि भाई ये एम्प्लॉई है, ऐसा करके जो भी कॉन्ट्रैक्ट रहेगा उसके बेसिस पे ये डिसीजन लिया जाएगा। और सैलरी फॉर एज अ डायरेक्टर उसके केस में भी वैसा ही किया जाएगा। अगर कोई रेजोल्यूशन पास किया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने और वहाँ पे एक डॉक्यूमेंट है कि भाई ये ही इज़ वर्किंग एज एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी एंड गेटिंग ऑल द बेनिफिट प्रोवाइडेड बाय द कंपनी टू ऑल द एम्प्लॉयज़, तो वो कंसिडर किया जाएगा टर्नओवर का पार्ट, बट उसमें भी आरसीएम कंपनी पे करेगा। और बाकी सब जो एग्जाम इनकम है वो भी टर्नओवर का पार्ट है। इसका डिसीजन क्या है मैं आगे आपको दिखाऊंगा। अभी हम लोग यहाँ पे देख लें इसके एक डिस्कशन में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये था, मेरा ये लेक्चर बनाने का मेन रीज़न यही है कि उन्होंने जो डायरेक्टर्स रेमुनरेशन है ना उसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। जो है यहाँ पे एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो जो अगर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो वो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट या उसके में कंसिडर किया जाएगा। जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वो एज ए एम्प्लॉय नहीं ट्रीट किया जाएगा। तो यहाँ पे मैंने बताया है कि एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे जो टाइप ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, जैसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर या नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है। मैनेजिंग डायरेक्टर ये डे टू डे बिजनेस में इन्वॉल्व रहता है, इसलिए ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है। होल टाइम डायरेक्टर भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है। नॉमिनी डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं होता है, तो उसको अगर कोई पेमेंट जाता है तो वो आरसीएम में आ सकता है। तो यहाँ पे मैं आपको लास्ट दो पैराग्राफ रीड करना चाहूँगा। ब्रॉडली ऑल द डायरेक्टर्स आर कैटेगराइज्ड इनटू टू कैटेगरी विच executive director and non-executive director. Executive directors are who involved in the day-to-day affairs of the company, considering the managing director and whole-time director falls under the executive category, and non-executive directors are other than the executive directors. Managing director or whole-time director cannot resign merely by giving notice, as a formal acceptance of the same is essential to make it complete and effective. This is because they occupy the two positions and possess the capacity, one as a director and other is that of the manager or officer of the company in the sense of whole-time employee. The notice or letter of resignation is therefore required to be approved and accepted, and the officer concerned has to be relieved of his duty and responsibility attached to the office he has resigned. However, in case of ordinary director, formal acceptance of resignation is not needed. ओके तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन किया था, एप्लीकेंट ने क्या बोला था, जो भी होते सोर्सेज, यहाँ पे क्या बोला था कि आउट ऑफ द गिवन सोर्सेज ऑफ इनकम विच ऑल रेवेन्यू शुड बी कंसिडर्ड फॉर द एग्रीगेट फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी एंड आउट ऑफ गिवन नेचर ऑफ इनकम और रेवेन्यू व्हाट सप्लाई इवन इफ एग्जेम्प्टेड नीड्स टू बी कंसिडर्ड। तो जो डिसीजन दिया उन्होंने ये डिसीजन दिया कर्नाटका रूलिंग अथॉरिटी ने, इनकम रिसीव टुवर्ड्स सैलरी रेम्यूनरेशन एज नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। ओके, दूसरा रेसिडेंशियल कमर्शियल प्रॉपर्टी, रेसिडेंशियल रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी एंड वैल्यू ऑफ अमाउंट एक्सटेंडेड एज अ डिपॉजिट लोन एडवांस्ड आउट ऑफ विच इंटरेस्ट बीइंग रिसीव्ड आर इंक्लूडेड इन द एग्रीगेट टर्नओवर फॉर registration under GST, and second, income received from the renting of residential property is included in aggregate turnover though it is in exempted supply. तो ये था यहाँ पे मेन एक नोटिस करने वाला पॉइंट ये था कि एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव है, इसको डिफाइन करना चाहिए और कंपनी में ऐसा एक डॉक्यूमेंट बना के रखना चाहिए ताकि वो आरसीएम में फॉल नहीं हो, और अदर देन एग्जीक्यूटिव है तो वो आरसीएम में फॉल हो जाएगा। Okay, hope this is useful for you. Thank you for watching our video. Please like करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. Thank you so much.